वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए मैक्सिमम लोग जो इस दुनिया में जीते हैं ना, उनके सामने, हर एक के सामने अगर वो जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो दिक्कतें जरूर आएंगी। आप लोगों ने देखा होगा जब स्टार्टिंग में जब अंडे में से चूजा भी निकलता है ना, तो वो भी जूझता है उसके साथ में अंडे को फोड़ के बाहर निकलने में। जब बच्चा पैदा होता है वो भी इसी तरीके से जूझता है, और वो एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर होता है इस दुनिया में आने का। तो उस टाइम पर बॉडी के पार्ट जो होते हैं वो ताकतवर बन रहे होते हैं, जब इस चीजों के साथ में हम लोग लड़ रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग जब रनिंग करने जाएंगे तो आप लोगों को हो सकता है स्टार्टिंग में, अगर आप लोगों ने कभी रनिंग नहीं की है तो आप लोगों को दिक्कत फेस करनी पड़े, आप लोगों के जो पैर होते हैं वो अकड़ जाएं। तो इस तरीके से आप लोग अगले दिन जो है रेस करने के काबिल भी ना बचो, आप लोगों को फिर रेस्ट करना पड़े, फिर आप लोग रेस करो। ये तब होगा जब आप लोगों ने कभी प्रैक्टिस नहीं की होगी। पर लेकिन अगर रियलिटी में आप लोग डेली लगभग 1.5, 2, 4, 5 किलोमीटर अगर आप लोग दौड़ ले रहे हैं तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। हल्की सी थकावट हो सकती है, अगर आप लोग मान लीजिए 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, अगले दिन आप लोगों ने 6, 7 किलोमीटर दौड़ दिया तो थोड़ा सा थकावट ज्यादा हो सकती है हल्की सी। पर लेकिन रियलिटी में ये आप लोगों की बॉडी पर एक नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा, एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। तो इसी तरीके से अगर जिंदगी में आप लोगों के सामने कोई दिक्कत आ रही है ना, तो वो आप लोगों को ताकतवर बनाने के लिए होती है। पर लेकिन हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, हम लोग अपने गोल को छोड़कर सारा जो फोकस है उन दिक्कतों पर लगा देते हैं, सारा जो फोकस है उन प्रॉब्लम पर डाल देते हैं। हम लोग गोल को ही भूल जाते हैं, उस प्रॉब्लम के पीछे लग जाते हैं। तो जिंदगी में ये जो प्रॉब्लम है इनको बस आप लोगों को सोल्व करना है और आगे बढ़ना है, यानी कि उनमें ही जूझ के रह जाना है और गोल को भूल जाना है। तो मैक्सिमम लोग जो रहते हैं वो दिक्कत पर फोकस करने लगते हैं कि घर में तो यार इतनी सारी टेंशन है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, घर में यार ये चल रहा है इसलिए नहीं पढ़ाई हो पा रही है, ठीक है, ये हो गया इसलिए नहीं पढ़ाई हो पा रही है। वो सारी चीजें पूरा फोकस उस पर रहता है। पर लेकिन अगर रियलिटी में आप लोग इन ऑब्स्टिकल को साइड में रखोगे तो फिर आप लोगों को पढ़ाई करने का तरीका मिलेगा, अगर रियलिटी में आप लोग पढ़ाई पर फोकस करोगे तो यार ये छोटी छोटी चीजें हैं जिंदगी में, इनको अगर अभी मैनेज करना नहीं सीखोगे तो आगे बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है, क्योंकि जिंदगी में आगे और सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी। तो ये तो और भी छोटी छोटी चीजें लगने लगेगी आप लोगों को जब आगे और रेस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी। तो क्यों ना अभी से इन रेस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से टैकल करके चला जाए। तो जिंदगी में कोशिश करो जो दिक्कतें हैं उनका सोल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ो, ना कि रोना गाना कर देना है, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश किया करो जब भी कोई दिक्कत हो अगर लाइफ में, और सोचो उसके बारे में कि क्या सोल्यूशन उसका निकाल सकते हैं, फिर सोल्यूशन दिखने आप लोगों को स्टार्ट हो जाएंगे। तो काफी प्यारा, काफी इंटरेस्टिंग और काफी शानदार ये डिस्कशन आज का रहने वाला है। अच्छे से आप लोग एंजॉय कीजिएगा। वीडियो के एंड में रिवीजन भी करेंगे, इसी के साथ में पहले ओवरव्यू लेंगे लेक्चर का। तो काफी प्यारा ये डिस्कशन रहेगा। बाकी अगर आप लोगों को लगता है लेक्चर के बाद में आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ सारी इकट्ठी आप लोगों को एक जगह टेलीग्राम पर मिल जाती है। देखिए यहाँ पर सारी पीडीएफ आप लोगों को जो भी डेट की होती रहती है वो मिल जाती है। और यहाँ पर ये जो आप लोग की ईयरली वीडियो है ये काफी सारे बच्चों के द्वारा लिख ली गई है, लगभग 1,16,000 के करीब बच्चे देख लिए। तो यहाँ पर ये काफी अच्छा लगा मुझे, रेस्पॉन्स काफी अच्छा है इस वीडियो के ऊपर, बहुत सारे बच्चों के द्वारा कमेंट भी किया गया इसमें, ठीक है। तो अच्छे से देखिए अगर जिस किसी ने नहीं देखी है वीडियो। बाकी और भी कई सारी चीजें टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कराते रहता हूँ, जैसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जाकर आप लोग इनको भी डाउनलोड करके रख लीजिए। अगर एग्जाम में आप लोगों को लगता है रिवीजन करना है फटाफट तो आप लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये है बेसिकली क्वेश्चन भी आया था ईपीएफओ के अंदर आप लोगों का, उज्ज्वला योजना पहल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीज छोटी छोटी चीजें जो मुझे लगती है इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ, ठीक है। तो इनको जाकर आप लोग देख लेना और पीडीएफ भी यहीं पर ही मिल जाती है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं लेक्चर का, क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉर्मली आप लोगों ने लोकल एरिया में अगर आप लोगों के पटाखा बनाने की फैक्ट्री है, कई बार सुना होगा कि पटाखा बनाते बनाते उस फैक्ट्री में आग लग गई, कई सारे लोगों की जान चली गई। अब उसी का सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज टूल रूम हैदराबाद के अंदर CITD इनके द्वारा ऑब्टेन किया गया एक पेटेंट। इस पेटेंट में क्या रहेगा यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक मशीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉनिकल शेप जो फायरवर्क है उस पर ये काम करेंगे। तो लगभग 20 साल का इनको यहाँ पर ये पेटेंट मिला है। ये यहाँ पर इनका स्टार्ट होगा 2015 से और 20 साल तक यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो ये इनका जो पेटेंट रहेगा लगभग 2035 तक रहेगा। तो ये यहाँ पर जो मशीन है ये काफी अच्छे से यहाँ पर काम करने वाली है, इससे कई सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। कई सारी और बातें इसके बारे में जानेंगे, इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, समझेंगे क्या क्या बातें हैं। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में एक नए पर्सन अपॉइंटमेंट किए गए, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, यानी कि माइनॉरिटी के लिए एक नए पर्सन को अपॉइंट यहां पर किया गया है। ये आप लोगों को यहां पर ये बताना है क्वेश्चन जो है बेसिकली ये यहां पर ये पर्सन कौन है, क्योंकि पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहां पर मंत्रालय कौन सा है, तो यहां पर ये मंत्रालय है माइनॉरिटी अफेयर, जो कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब के अंडर में आता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है ओरिजिनली 1993 में जब हमारी कंट्री में माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में बात की गई तो उस टाइम पर माइनॉरिटी कम्युनिटी 5 हुआ करती थी, जैसे कि कौन कौन सी, सिख हो गई, बुद्धिस्ट हो गई, पारसी हो गई, क्रिश्चियन हो गई, मुस्लिम हो गई। पर लेकिन 2014 के
2014 में यहाँ पर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी और ऐड कर दी। तो 2014 में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी ऐड की गई यहाँ पर, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा यहाँ पर एक पर्टिकुलर सत्याग्रह के बारे में भी आप लोगों को ये बताना है। आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई बार, तीन कथिया सिस्टम के बारे में सुना है हिस्ट्री के अंदर में, तीन कथिया सिस्टम। आप लोग बताइए तीन कथिया सिस्टम क्या हुआ करता था। देखता हूं कौन कौन आंसर देता है। बाकी जब टॉपिक डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। अभी ये रिसेंटली न्यूज में क्या उसके बारे में समझेंगे और क्या क्या बातें इसके बारे में, और पर्टिकुलरली सत्याग्रह कौन सा था जहां पर ये तीन कठिया सिस्टम था जिसको अबोलिश करने की बात की गई थी गांधी जी के द्वारा, तो इसके बारे में भी जानेंगे। अटल इनोवेशन मिशन, जिसको एम का नाम दिया गया है, ये नीति आयोग का मिशन था जिसके तहत यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और यहाँ पर एक और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी आप लोगों को बताना है, उनके द्वारा यहाँ पर अटल टिंकरिंग जो लैब है उसके तहत यहाँ पर ये स्पेस चैलेंज मिशन इनके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है अक्रॉस द कंट्री। देखिए है क्या, आज की डेट में आप लोगों को पता है कि हाँ बच्चा पैदा होता है तो ये बोलते हैं यार ये बनेगा ये बनेगा, पर लेकिन उसको हम लोग अलग अलग फील्ड में अगर उसको डाल दें, उसको देखने दो कि उसका किस में इंटरेस्ट आ रहा है, उसको अपना आप चूज करने दो। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग के सामने जब यूपीएससी की तैयारी आप लोग करते हैं ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं कई सारे, तो आप लोग को चूज करने का सबसे आसान तरीका क्या है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है कि आप लोग क्या करें। पहले आप लोग कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज नहीं करना है, पहले बैठकर सबकी एनसीईआरटी पढ़ डालो। क्यों? क्योंकि वो तो आप लोगों को वैसे भी काम आएगी एनसीईआरटी, जब आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट कवर करोगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी एनसीईआरटी है सारी पढ़ डालो अपनी। उसके बाद में देखो, पढ़ने के बाद में क्वेश्चन वगैरह देखो, उनके सिलेबस देखो कौन से को आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो और कौन से में आप लोग का ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, जिसमें समझने में आसानी है, जिसमें आप लोग चीजों को एक्यूमुलेट कर पा रहे हो, चीजों को समझ पा रहे हो, चीजों को एक तरीके से देखने के बाद में क्वेश्चन में सोच पा रहे हो क्या क्या हम लोग आंसर दे सकते हैं, तो उसको आप लोग ऑप्शन सब्जेक्ट रख लो, अपने आप चूज करोगे। अगर मैं बोल दूं कि यार तुम तो ये वाला सब्जेक्ट ले लो, तो फिर वो थोड़ी ना आप लोग हो सकता है आप लोग का इंटरेस्ट उसमें ना हो, तो इसलिए कभी भी ऑप्शन सब्जेक्ट किससे पूछना नहीं चाहिए। अपने आप डिसाइड करोगे तो आगे तक जाओगे, अगर किससे पूछोगे तो आगे चलकर फिर बदलते फिरोगे। तो हमेशा ऑप्शन सब्जेक्ट इसी तरीके से कीजिए, और इसके ऊपर वीडियो भी है, सारी वीडियो बना रखी है, सीसेट कैसे कवर करना है, ऑप्शन सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, ये सारी जो वीडियो है ना आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड रहती है। आप लोग जाकर ये सारी गाइडिंग की जो वीडियो है इनको जाकर आप लोग देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर सारी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, एस्से राइटिंग कैसे करनी है, तो कोई भी दिक्कत हो तो इनको देख लिया करो आप लोग जाकर, और दूसरों को बताया करो। जो बच्चे ना एक दूसरे से पूछते रहते हैं, फिर वो यहाँ पर किसी के फिर एक तरीके चपेट में आ जाते हैं, वो इंसान फिर उल्टी सीधी हरकतें करता है। तो उससे अच्छा है कि आप लोग उनको ये बता दो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, इससे अच्छा कि वो आपस में बातें करने स्टार्ट करें और फिर वहां पर कोई उनसे कुछ बोल रहा है, कोई पैसे मांग रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें यार एक दूसरे के साथ में शेयर कर लिया करो। बाकी वर्ल्ड स्पेस वीक के बारे में बात की जा रही है। वर्ल्ड स्पेस वीक जो है वो 4 से लेकर 10 कौन से महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोग को बताना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में ये यहां पर ऑर्गेनाइज कराता है SVEEP। ये SVEEP क्या है, एक तरीके ये वर्कशॉप होती है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। तो ये आप लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन रहने वाला है। ये मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा होगा, ये तो एक कुछ क्वेश्चन है बस, बाकी एक्स्ट्रा भी काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आइए आज के लेक्चर में एंट्री मारते हैं यहाँ पर शानदार तरीके से। तो काफी प्यारा ये डिस्कशन रहेगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो न्यूज है। पहली न्यूज इसमें बात की जा रही है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज टूल रूम हैदराबाद। यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन जो है उनके द्वारा अभी यहाँ पर एक पेटेंट लिया गया है। यहाँ पर ये पेटेंट बेसिकली इसमें क्या रहेगा, इनके पास में इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज कर ये एक तरीके से इनका हक बन गया है कि हाँ आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा यहाँ पर इसके ऊपर काम किया गया है। ये मशीन रहेगी जिसका नाम है बेसिकली यहाँ पर एंटाइटल इसको दिया गया है ऑटोमेटिक मशीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोनिकल शेप्ड फायरवर्क। यानी कि जो पटाखे होते हैं एक तरीके से कोनिकल शेप में, उनको बनाने की यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन यहाँ पर बनाई गई है, जिसके चलते जो इंसान पहले पटाखे बनाया करते थे उनको काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती थी, कई बार जान भी चली जाती थी। और वो खासकर जो पटाखे बनाने में जो पदार्थ यूज किया जाता है उसकी वजह से कई बार उनकी जिंदगी में भी दिक्कत होने लगती थी, कई बार आंखों में चला गया या फिर हाथों में एलर्जी हो जाती थी, और भी दुनिया भर की प्रॉब्लम, आग लग गई, जल गए, अब दुनिया भर की दिक्कतें थी, ठीक है। तो इसके चलते बोला यह गया कि अब इसका ऑल्टरनेटिव यहां पर देखने को मिलेगा। तो एम क्या है प्रोजेक्ट का कि एंटायर प्रोसीजर जो है वो एक तरीके से इंसानों के ऊपर न डालकर उसको ऑटोमेटिक बना दिया जाए, ताकि जो यहाँ पर गलत एक माहौल रहता है जहां पर लगता है कि एक तरीके से आग न लग जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, इंसान की जान जाने के भी चांसेस रहते हैं, तो उसको ह्यूमन का जो इंटरवेंशन है उसको यहाँ पर मिनिमम कर दिया गया, यानी कि इंसानों को यहाँ पर उसके ऊपर न एक तरीके से इंसानों के ऊपर डिपेंडेंट न रहना पड़े। तो ये बेसिकली प्रक्रिया है। तो इसके चलते जो इंसान है वो बेसिकली मशीन को हैंडल करेगी और मशीन जो है वो फायरवर्क को हैंडल करेगी। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि
इंसान को इसके टच में आने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सारा काम होता रहेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये इंडिजिनसली टेक्नोलॉजी है, इंडिजिनसली डेवलप की गई है। यानी कि इंडिजिनस मतलब हमारे देश के द्वारा अपने आप ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, यानी कि हमारा खुद का जुगाड़ है, हम लोगों ने किसी बाहर से नहीं खरीदा है, ठीक है, जो भी हम लोगों ने बनाया है। तो ये एक अच्छी बात यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, किसी से हम लोगों ने खरीदी नहीं है। CITD यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जो टूल डिजाइन है यहां पर, जो इसी के साथ में यहां पर मिलकर काम किया जा रहा है, जो बेसिकली यहां पर ये SFPL इनके द्वारा ज्वाइंट पेटेंट यहां पर फाइल किया गया है, ठीक है, तो दोनों के द्वारा मिलकर। अब इंपॉर्टेंट बात क्या बन सकती है यहां पर, ये याद रखेगा, ये न्यूमेटिक सिस्टम है। एक न्यूमेटिक सिस्टम मतलब न्यूमेटिक सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके अंदर ना तो इलेक्ट्रिकल जो चीजें यूज की जाती हैं और ना ही इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम यूज किया जाता है। इसके अंदर एक गैस प्रेशर वगैरह ये सब चीजें यूज की जाती हैं। जैसे कि आप लोगों को, जैसे कि साइकिल के टायर में हवा भरनी है या फिर कोई फुटबॉल है उसके अंदर हवा भरनी है, आप लोगों को इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा क्या, बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो? नहीं, आप लोग पंप लगाकर आसानी से हवा भर सकते हैं। तो गैस प्रेशर का यूज कर आप लोगों ने उसमें बेसिकली हवा भरी। तो इस तरीके से यहां भी इसको बोलते हैं यहां पर न्यूमेटिक सिस्टम। जब यहां पर इस तरीके से इसको यूज किया जाता है तो ये पूरा प्रोसीजर इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये अपने आप में भी यहां पर इसमें कोई बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजों की जरूरत है। तो इसके चलते फायर एक्सीडेंट और ज्यादा कम हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। तो इसके चलते जो इंडस्ट्री है वो अच्छे से काम कर पाएगी। तो एक अच्छा तरीका बोल सकते हैं आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। तो आम के आम और गुठलियों के दाम दोनों तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। MSME इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानना चाहते हैं तो हमारी कंट्री में पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करते थे। एक को मैन्युफैक्चरिंग बोलते थे, दूसरे को सर्विस बोलते थे। यहां पर दोनों को अलग अलग पैसों के हिसाब से डिवाइड किया जाता था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, यानी कि बहुत छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा। तो जो अगर मैन्युफैक्चरिंग में बात करें तो 25 लाख था, यहां पर 25 से 50 5 करोड़ था, और 5 करोड़ से 10 करोड़ अगर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें। और अगर सर्विस के बारे में बात करें तो 10 लाख था, 10 से 2 करोड़ और फिर 2 से 5 करोड़। पर लेकिन ये सारी कैटेगरी यहां पर खत्म कर देगी जब नया बिल लेकर आए, और नए बिल में यहां पर अब आज के डेट में ये पैटर्न फॉलो किया जाता है। यहां पर एनुअल टर्नओवर देखते हैं, बेसिकली एनुअल टर्नओवर अगर 5 करोड़ है यहां पर तो आप लोग माइक्रो कैटेगरी में आते हैं। अगर 5 से लेकर 75 करोड़ है तो आप लोग स्मॉल कैटेगरी में आते हैं। अगर 75 से लेकर 200 करोड़ है तो आप लोग मीडियम कैटेगरी में आते हैं। तो अब यहां पर ये है MSME की कैटेगरी। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि MSME अब किस तरीके से आप लोग यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हो गई। बाकी जो मैंने अभी आप लोगों से यहां पर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, जिसको बोलते हैं यहां पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइनिंग, ठीक है। तो ये अगर पूछे किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और 1968 में था यहां पर इसको बेसिकली बनाया गया, ठीक है। तो कुछ बातें हैं इस तरह की छोटी छोटी भी आप लोगों को हल्का सा आइडिया रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यहां पर ये काफी इंपोर्टेंट है और यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री का पोर्शन भी इसके साथ में बताऊंगा, अगर क्वेश्चन बन जाए तो एग्जाम में कंफ्यूजन आप लोगों को न हो। बात की जा रही है चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस के बारे में। तो ये तो बेसिकली ट्रेन के बारे में बात की जा रही है। चंपारण सत्याग्रह जो था उसके नाम पर ट्रेन का नाम रख दिया, ठीक है। तो ये तो एक अलग बात होगी। ये बाई वीकली जो ट्रेन अब यहां पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह जो एक्सप्रेस है यहां पर ये नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंदर ही आती है। आप लोगों को याद होगा रेलवे जोन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था ईपीएफओ में आप लोगों से। तो छोटी छोटी चीजें यार, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, एक बार बैठकर जोन देख लेना, सारे विकिपीडिया मिल जाएंगे, एक बार सारे जोन आप लोगों को देख लेना, एक बार जाकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो बापू धाम मोतीहारी, पहले इसका नाम मोतीहारी हुआ करता था, अब इसका नाम बापू धाम मोतीहारी है। तो यहां से लेके आनंद विहार टर्मिनस जो कि दिल्ली के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बापू धाम मोतीहारी रेलवे स्टेशन जो है, जिसको मोतीहारी ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा बिहार में, और आनंद विहार जो टर्मिनल है ये देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर में। तो यहां पर चंपारण सत्याग्रह का नाम यहां पर आप लोगों को पता है 1917 में देखने को मिला था गांधी जी के द्वारा। तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग थोड़ी सी। इसके बारे में ना आप लोगों से यहां पर बेसिकली इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी थी। देख कुछ भी सर्च करना होगा ना, जैसे यहां पर जाइए सर्च कीजिए, ठीक है। तो लिखिए CHAMPARAN, चंपारण लिख दिया। अब यहां पर देखिए आ गया चंपारण खुल गया, ठीक है। यहां पर क्लिक कर दो आप लोग चंपारण के ऊपर, तो ये आ गया चंपारण खुल गए। तो कई सारी चीजें शेयर कर रखी है तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो ये याद रखिएगा, ये राजकुमार जो शुक्ला साहब हैं वो थे यहां पर एक इंडिगो कल्टीवेटर, जिनके द्वारा गांधी जी को यहां पर बेसिकली इन्वाइट किया गया था कि फार्मरों की दिक्कत आप लोगों को यहां पर देखनी है। तो यहां पर इंडिगो जो यहां पर बेसिकली उसके ऊपर फोकस किया जाता था, जो नील वगैरह आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से। देखिए होता क्या था, एक तिनकतिया सिस्टम यहां
पर हुआ करता था, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था बेसिकली, उसके बारे में क्वेश्चन बन जाता है। 3 कटिया सिस्टम क्या होता था, अगर आप लोगों के पास में 1 बीघा जमीन है तो उसको 20 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, यानी कि 20 कत्थों में उसको डिवाइड कर दिया, और 20 कत्थों में जो डिवाइड कर दिया उसको, उसमें से 3 कत्थों में आप लोगों को बेसिकली यहां पर इंडिगो की कल्टीवेशन करनी है, और ये जबरदस्ती करनी ही करनी है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। तो ये काफी एक कंट्रोवर्शियल चीज रहती थी कि इंसान अपनी जमीन पर अपने हिसाब से खेती नहीं कर सकता है, तो इसके चलते किसानों को काफी ज्यादा दिक्कत देखने को यहां पर मिल रही थी। तो इसके चलते यहां पर गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया, तो फिर आगे चलकर यहां पर एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के साथ में 3 कटिया सिस्टम जो है वो यहां से हट गया। तो चंपारण स्ट्रगल जो है यहां पर, ये गांधी जी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है गांधी जी के द्वारा। आगे चलकर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह भी आप लोगों को देखने को मिला। ड्यूरिंग गांधी जी को यहां पर नाम दिया गया था बापू महात्मा, ठीक है, जो लोगों के द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई थी। तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। आगे खेड़ा सत्याग्रह, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है। तो 3 कटिया सिस्टम आप लोग याद रखेगा, कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोगों ने देख लिया। तो यहां पर महात्मा गांधी जी के द्वारा जब यहां पर इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया गया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में, तो महात्मा गांधी जी ने यहां से फिर एक तरीके से यहां से इनका नाम होना स्टार्ट हो गया, जब यहां पर चंपारण, ये खेड़ा और ये यहां पर अहमदाबाद वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो फिर यहां से गांधी जी को बहुत लार्ज स्केल पर इंडिया के अंदर जानने लगे, ठीक है। ये एक ऐसे इंसान थे जिनका सक्सेस रेट बहुत हाई था, यानी कि जिस चीज में हाथ डाल दिया उस चीज को इन्होंने सक्सेस बना दिया। इससे पहले लोग परेशान हुए रहते थे, पर लेकिन इनकी कन्विंसिंग पावर जो थी वो शानदार थी। एक ऐसी बात आप लोग बोल सकते हैं जिसके चलते आसानी से ये अंग्रेजों को कन्विंस कर पाते थे, और इसके चलते यहां पर इसीलिए एक तरीके से कांग्रेस और ग्राउंड लेवल पर जो जनता है उनके बीच में इनको कनेक्टिंग लिंक भी बोला जाता था, ठीक है। तो ये बातें कुछ याद रखेगा, बाकी तो सारी चीजें आप लोगों को बता ही दी। तो यहां पर इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसी के नाम पर यहां पर ये ट्रेन है, ठीक है। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां पर आप लोग इसको ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जो है मैंने उस पे वहां पर उसको सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद में ये रख दिया कि उसको एक तरीके से कोई भी अगर यूज करेगा तो उस पर कुछ ना कुछ पेमेंट देकर जाएगा, यानी कि फ्री में नहीं है वो, ठीक है। पर लेकिन अगर फ्री में रहेगा तो वो क्या होगा, वो फिर सबके लिए रहेगा। तो जो फ्री वाला है उसको बोलते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि कोई भी जाकर उसको यूज कर सकता है, ठीक है, कोई ऐसा उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई है। पर लेकिन अगर यहां पर फ्री नहीं होगा तो फिर जिसके पास में पैसा होगा वही उसको यूज कर पाएगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर अभी बोला गया है लास्ट डेट पार्टिसिपेशन और सबमिशन की, जो FOSS4GOV, तो यहां पर फ्री एंड ओपन सोर्स सर्टिफिकेट के लिए यहां पर इनके द्वारा एक इनोवेशन चैलेंज लाया गया टिल 15 सितंबर। यहां पर बेसिकली चीजें देखने को मिल रही हैं। इसके चलते अगर कोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या क्या इनोवेटिव चीजें कर रहा है, तो वो एक तरीके से लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि किस किस एरिया में क्या क्या इनोवेशन किए जा रहे हैं। उन्हें होता है कि एक तरीके चीजों का पता लगाना, अच्छा ये इंसान है इस फील्ड में काम कर रहा है, तो उसके चलते यहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। ऐसा क्या यहां पर ये बेसिकली काम किया जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि काफी रिवोल्यूशनराइज सिस्टम है आज के डेट में अगर काम करते हैं। 7 साल हो चुके हैं माई गव जो यहां पर बनाया गया था, तो इसके चलते यहां पर ये FOSS यानी कि ओपन, जो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये इनोवेशन चैलेंज के तरीके से यहां पर और एक्सेलेरेट करेगा ताकि और ज्यादा लोग जो हैं इस फील्ड में आकर पार्टिसिपेट करें, और इंडिया में एक ऐसा सिस्टम बने ताकि लोग जो हैं इस तरीके की चीजें बनाएं ताकि लोगों को फ्रीली अवेलेबल रहे, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। तो इसके चलते यहां पर ये बात की जा रही है। तो जो विनर है यहां पर चैलेंज के, उनको यहां पर कैश अवार्ड भी मिलेगा यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, तो कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। अब यहां पर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो जो भी इन्वेस्टर है एक तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। कोई यहां पर स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है इस फील्ड में काम कर रहा है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, एकेडमिशियन कोई एक तरीके से यानी कि कोई स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कई सारे लोग यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में। खासकर चेक यहां पर ये किया जाएगा कि अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर आप लोगों ने बना रखा है, ठीक है, तो कैसा रिलेशन आप लोग कस्टमर के साथ में बना पा रहे हैं, तो वो भी चीजें यहां पर चेक की जाएगी। तो FOSS के बारे में भी अगर कोई पूछ ले आप लोगों से क्या है यहां, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन थी, और ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है, ठीक है। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। देखिए अगर इनके मिनिस्टर के बारे में आप लोगों से बात करूं ना, तो मिनिस्टर आप लोगों से नॉर्मली एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। पर लेकिन क्योंकि नहीं पूछे जाते, क्योंकि देखिए वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, यानी कि पता चला गवर्नमेंट का मन नहीं कर रहा है, हटा के किसी दूसरे को लगा दिया, तो इसलिए चीजें देखने को मिलेगी। तो मिनिस्ट्री याद रखिएगा, कम से कम कोई पर्टिकुलर अगर प्रोजेक्ट किसी स्कीम के बारे में किस मिनिस्ट्री के अंडर में चल रही है, पर यह जरूरी नहीं है कि मिनिस्टर भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। पर हाँ वैसे नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, पर वैसे आप लोग याद रख सकते हैं कि मिनिस्टर कौन होगा, क्योंकि आज ये छोटी छोटी बातें यार रेगुलर आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हो सारी चीजें, तो ये ऐसा नहीं है कि इन पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा, आप लोग चीजों को कोरिलेट कर पाओगे। तो मिनिस्टर का नाम बताइए चलिए कौन है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये बेसिकली निकल कर आ रही है इंपोर्टेंट न्यूज, सरदार इकबाल सिंह जो यहां पर जिनका नाम है लालपुरा, ठीक है। तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जो है ये नए जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के चेयरमैन बन गए, तो इसकी वजह से यहां पर चीजें न्यूज में आ गई है।
तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों से, जैसे मैंने क्वेश्चन भी पूछा है, अगर उसको पूछ लिया जाए आप लोगों से कि हमारे देश में माइनॉरिटी जो है वो कितनी है, तो टोटल मिलाकर 6 माइनॉरिटी देखने को मिलेगी। एक होगी मुस्लिम, दूसरी होगी क्रिश्चियन, तीसरी होगी सिख, चौथी होगी यहाँ पर बुद्धिस्ट, पांचवी होगी जोरास्ट्र यानी कि पारसीज। ठीक है, अभी छठी जो है यहाँ पर ये माइनॉरिटी है, इसको अभी ऐड किया गया 2014 में, और वो है जैन कम्युनिटी। तो ये सारा काम कहां से निकल कर आता है, तो माइनॉरिटी जो मिनिस्ट्री है उसके साइड से निकल कर आता है। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी यहां पर जो चेयरपर्सन बनाया गया यहाँ पर, तो सरदार सिंह को यहाँ पर अभी चेयरमैन बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट आप लोगों के लिए। 1978 में गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर सेटअप किया गया माइनॉरिटी कमीशन। ये स्टार्टिंग में तो इसका नाम माइनॉरिटी कमीशन था, फिर आगे चलकर इसका नाम चेंज कर यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी कर दिया गया। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी यानी कि पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाई गई, और एक्ट का नाम है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992। यहां से ये निकल कर आया। इसके अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं, एक तो चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, और 5 मेंबर होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो पर्सन होते हैं जिनके पास में एक एबिलिटी रहती है, इंटीग्रिटी रहती है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज रहती है। तो इस तरीके टोटल मिलाकर 7 मेंबर की बॉडी आप लोग को ये देखने को मिल जाएगी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। बाकी अगर एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से यहाँ पर और करूं, यहाँ पर अभी इसके बारे में कुछ पुराना डेटा अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अप्रोक्सीमेट अगर 2001 के सेंसस के हिसाब से मैं बात करूं, लगभग 18% के करीब हमारे देश में आज के में जो 6 जो कम्युनिटी है उनकी कैटेगरी में आप लोगों को माइनॉरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अगर बात करें, पर लेकिन अभी अगर बात करें फिलहाल 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मुझे लगता है सर 16-17% के करीब तो शायद मुस्लिम कम्युनिटी ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। 12-16 देख लीजिएगा एक बार चेक करके कितनी। अच्छा चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन ही देता हूँ, ठीक है, थोड़ा जाकर चेक कर लेना, मैंने इसको चेक नहीं किया कि हमारी कंट्री में अगर पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो कितने प्रतिशत है। ठीक है, सिख कम्युनिटी है कितने प्रतिशत, बुद्धिस्ट कम्युनिटी कितने प्रतिशत, पारसीज कितने, क्रिश्चियन कितने और जैन कितनी है। तो ये आप लोगों के लिए डेटा आप लोग देखेगा, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रख लीजिएगा। ठीक है, कई बार पता होना चाहिए, खासकर अगर इन किसी कम्युनिटी में से आप लोग आते हैं तो कम से कम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए इंटरव्यू में अगर फ्रीक्वेंटली आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाए। ठीक है, तो ये कैसी बातें होती हैं, छोटी छोटी सी इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों से, तो फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से बन गया, तो भाई साहब यहां से बन गया। ठीक है, थोड़ा सा एक तरीके से हल्की सी नॉलेज रहनी चाहिए कम से कम। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। अटल इनोवेशन मिशन यानी कि इनोवेशन के फील्ड में यहां पर एक तरीके से स्टार्ट किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से कनेक्ट करके नीति आयोग के द्वारा। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको इसरो बोलते हैं, दूसरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसको सीबीएसई बोलते हैं, दोनों ने मिलकर अभी यहां पर अटल स्पेस चैलेंज स्टार्ट किया, जिसके चलते जो स्कूल के बच्चे हैं, खासकर 6 से लेकर 12 साल के जो 6 से लेकर 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और उनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए उनके माइंड को चलाया जाएगा। यानी कि एक तरीके से अगर मैं आप लोगों को बोलने लगूं कि आप लोगों को इस तरीके से नहीं कि कोई प्रॉब्लम दे दो, इसको बोलो कि इसका सॉल्यूशन निकाल कर दिखाओ, तो अलग अलग आइडियाज आते हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि एक आप लोगों को लोगो बनाकर सेंड करना है, तो दुनिया भर के लोगो कई सारे बच्चों के द्वारा बनाकर सेंड किए गए थे। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कई सारे आइडियाज लग जाते हैं। अब मुझे ये पता चल गया आगे, अगर पता चला आगे कि अगर वेबसाइट बनानी है, उस पर लोगो रखना है, किस तरीके से क्या क्या काम करना है, तो बहुत सारे एक आइडियाज उससे लग जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक इंसान का एक विचार होगा, पर लेकिन जब बहुत सारे इंसान साथ में आएंगे तो अलग अलग आइडिया होंगे। इसलिए कहते हैं टीम वर्क जो होता है वो सबसे प्यारा होता है, मिलकर अगर काम किया जाए, पर लेकिन टीम में फिर इंसान भी सही होने चाहिए। तो जो चैलेंज है यहाँ पर, ये स्कूल टीचर, मेंटोर या फिर यहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि स्कूल, स्टूडेंट, मेंटोर और टीचर, तो यहाँ पर इनके लिए प्रोग्राम है बेसिकली। और ये जो प्रोग्राम है इसके तहत यहाँ पर दोनों ही स्कूल में देखने को मिलेगा, जहां पर अटल टिंकरिंग लैब है या फिर अटल टिंकरिंग लैब नहीं है, तो दोनों जगह देखने को मिलेगा। कुछ स्कूल ऐसे जहां पर ये लैब बना दी गई इनोवेशन की, पर लेकिन कुछ स्कूल ऐसे जहां पर नहीं बनाई गई है, तो दोनों जगह ये कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहां पर आप लोग याद रखिएगा, अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज जो है ये अलाइन करेगा यहाँ पर वर्ल्ड स्पेस वीक के साथ में 2021 में। और वर्ल्ड स्पेस वीक क्या है यहाँ पर, ये कब से कब तक सेलिब्रेट करते हैं, तो 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक हर साल यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्या स्पेस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, यहाँ पर साइंस के फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन रहता है, एक तरीके से उसको एनालाइज किया जाता है इसके थ्रू यहाँ पर। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर एक ही जो कंट्रीब्यूशन है उसको एनालिसिस करने की कोशिश की जाती है, उसके बारे में बातें करने की कोशिश की जाती है। कौन यहाँ पर चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है स्पेस के फील्ड में, कौन स्पेस में पहुंच रहा है। ठीक है, एक तरीके से कौन जाकर स्पेस में रह रहा है, कहां पर रहने की जगह है, क्या क्या यहाँ पर चीजें, पानी खोज रहे हैं, बहुत सारी चीजें, लाइफ कहां से स्टार्ट हुई उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो बहुत सारी तमाम मुद्दे आप लोग ऐसे देखने को मिलेंगे। तो बेसिक चीजें, कोई कंफ्यूजन आप लोग मत रखिएगा। ठीक है, अरे हाँ फिर भूल जाऊंगा यार, कल जो है आप लोगों की मंथली वीडियो आने वाली है अगस्त महीने वाली। ठीक है, और कई सारे बच्चों ने बोला सर मॉर्निंग में उसको अपलोड कर देना, तो मैं सोच रहा हूं मॉर्निंग में उसको 9 बजे या फिर 11 बजे आप लोग बता दीजिए। ठीक है, 9 बजे या फिर 11 बजे आज करनी, तो अपलोड वैसे आज थी मुझे, पर लेकिन कुछ काम पड़ गया जिसकी वजह से यहाँ पर आज मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो कल आप लोगों को बता देना है कि क्या टाइम आप लोगों को चाहिए इसका, 9 बजे या फिर 11 बजे में से एक टाइम आप लोग बता देना। ठीक है,
तो कोई दिक्कत नहीं, देखने को मिलेगी, उसी टाइम इसको बेसिकली अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो देख लेना फिर आप लोग इसको, ओके। यहां पर इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगस्त महीना इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर बात करें तो इसके बारे में जरूर आइडिया रखेगा। आगे बात करते हैं, रेलवे जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा न्यू ये यहां पर मॉडर्न LHB बोलते हैं इसको, बोलते हैं यहां पर, इसको बोलते हैं यहां पर लाइक हैपमैन, ये बेसिकली बस, ठीक है। तो एक तरीके से कोचेज होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये वो डब्बे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी सुरक्षा होती है। एक तो पुराने रेल के डब्बे देखे होंगे आप लोगों ने, पर लेकिन आज के डेट में जो नए डब्बे आ रहे हैं उसमें खासकर आप लोगों को देखने को मिलेगा कई बार जो बैठे रहते हैं तो उसमें ज्यादा जर्क नहीं लगते हैं, गदगी नहीं लगती है जिस तरीके से पुराने में लगती है, सेफ्टी भी ज्यादा रहती है। तो ये वाले कोचेज लगाए जा रहे हैं यहाँ पर बेसिकली कई सारी रेल के अंदर। तो भुवनेश्वर, इसी के साथ में यहाँ पर जगदलपुर, ये भुवनेश्वर जो बेसिकली यहाँ पर ये ट्रेन है जिसका नाम है हीराकुंड एक्सप्रेस, ठीक है। तो इसके अंदर अभी यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया, तो इसके अंदर ये डब्बे देखने को मिल रहे हैं और हमारी ही कंट्री में बनाए जा रहे हैं। तो भुवनेश्वर तो यहाँ पर ये आप लोगों को बेसिकली जगदलपुर और इसी के साथ में स्टॉपेज 21 इंटरमीडिएटरी देखने को मिलेंगे आप लोगों को उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। तो यहां से आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये चलती है, आप लोगों को नजर आएगी। तो इसके चलते यहां पर ये बेसिकली इसमें बोला जा रहा है कि 12 कोचेज में यहां पर लगभग 800 850 के करीब पैसेंजर देखने को मिल सकते हैं। तो 10 से लेके 12 यहां पर जो बेसिकली परसेंट मोर जो पैसेंजर अब यहां पर ट्रेवल कर पाएंगे पहले कंपेयर में। सबसे पहले हमारी कंट्री में जो कोच थे ये ईस्टर्न कोस्ट रेलवे के द्वारा फर्स्ट टाइम इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पैसेंजर की सेफ्टी जो है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, कल को कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ दिक्कत होती है, ताकि इसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो उसके चलते ही हैं कुछ बातें, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए चीजों को लेकर, कंफ्यूजन हुआ करे तो बता दिया करो, जब भी टाइम मिलेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं, साइक्लोन के बारे में यहां पर बात करेंगे। साइक्लोन जो है काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालता हो आप लोगों को जो नजर आ रहे हैं, यहां पर बात की जा रही है ह्यूरिकन ईदा के बारे में, IDA, ठीक है। तो इसके द्वारा यहां पर जो यूएसए के अंदर यहां पर जो पर्टिकुलर एरिया है जिसका नाम है यहां पर ल्यूसियाना, ठीक है। तो इसमें इसके द्वारा दस्तक दिया गया और ये काफी डेंजर कैटेगरी का यहां पर 4th कैटेगरी का यहां पर ये बेसिकली साइक्लोन बोला गया। अगर इसको आप लोग कैटेगरी देखना चाहते हैं तो आप लोग को देखने को मिलेगा जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन बोलते हैं। पहले तो आप लोग इनके नाम देख लीजिए, इसको यहां पर क्या बोला गया, ह्यूरिकेन बोला गया है। तो नॉर्मली यहां पर जो यूएसए वाले एरिया में आप लोगों को साइक्लोन देखने को मिलेगा उसको आप लोग ह्यूरिकेन के नाम से बोल देते हैं, पर लेकिन अगर ये इंडिया वाले रीजन में आता तो इसको साइक्लोन बोल देते हैं, ये अगर जापान वाले रीजन में आता तो इसको टाइफून बोल देते हैं। यानी कि एक ही इंसान के अलग अलग नाम है ये सारे। अगर ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में आता तो लोकल नाम इसका विली विली बोल देते हैं। तो यहां पर ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछ ले आते हैं कि किस तरीके से किस नाम से क्या क्या यहां पर पुकारा जाता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में। बेसिकली यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये ट्रॉपिकल वाले एरिया में मैक्सिमम, ठीक है। अगर बात करें यहां पर इक्वेटर के आसपास वाला जो रीजन है, अगर बात करें यहां पर तो ये चौथे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिला। तो नॉर्मली ट्रॉपिकल साइक्लोन जिनकी स्पीड जो है आप लोगों को 50 किलोमीटर पर आवर से नीचे देखने को मिलेगी उनको ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस बोलते हैं। ये IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है, ठीक है। तो उसके द्वारा यहां पर ये सारा डेटा बताया गया। ट्रॉपिकल जो डिप्रेशन होता है, पहला यहां ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस बोलते हैं, दूसरे को ट्रॉपिकल डिप्रेशन बोलते हैं। ये यहां पर 51 से लेकर 62 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर विंड चल रही है स्पीड उसकी। मॉडरेट ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोलते हैं अगर 63 से लेकर 88। सीवियर ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोल देते हैं यहां पर। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल देते हैं ये वाली स्पीड अगर 118 से लेकर 165 है। ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल देते हैं 166 से लेकर 212 तक है। और यहां पर बेसिकली वेरी इंटेंसिव जो यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन, यहां इंटेंसिटी वाला वहां वेरी इंटेंसिटी वाला। तो अगर 200 या फिर 200 से ज्यादा स्पीड हो चुकी है तो ये आप लोगों को वेरी इंटेंसिटी वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलेंगे। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा यहां पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसके बारे में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी जो बातें की जा रही है वो बातें की जा रही है कि यहाँ पर ये भी फिलहाल जो है कई सारे जो यहाँ पर जो एक तरीके से इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिले। और जो यहाँ पर पहले साइक्लोन आया था इसका नाम था कैटरीना 2005 में। अभी 16 साल बाद जो साइक्लोन आए काफी बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर डाल रहा है, ठीक है। एक तरीके से हुरिकेन बोल सकते हैं आप लोग वैसे। अगर यहाँ पर बिगेस्ट और मोस्ट वायलेंट स्टॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर ट्रॉपिकल जो साइक्लोन या हुरिकेन जो होते हैं यहाँ पर ये काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर एयर फ्यूल एक तरीके से यहाँ पर जो वार्म इक्वेटोरियल वाटर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इंपैक्ट डालता हुआ काफी लार्ज स्केल पर। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये देखिए, अगर ये आप लोगों को जैसे कि ये पृथ्वी होगी, ठीक है। पृथ्वी में जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये हो गया इक्वेटर, तो ये हो गया नॉर्थ साइड और ये हो गया साउथ साइड, ठीक है। तो अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, तो साइक्लोन आप लोग यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज, जैसे कि क्लॉक ऐसे घूमती है, ठीक है, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज आप लोग घूमते हुए नजर आएंगे नॉर्दर्न वाले में। पर लेकिन अगर सदर्न स्फीयर में आप लोग जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज आप लोग को घूमते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में भी क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए कहां पर किस तरीके से इनका जो है बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलती है स्पीड, ठीक है। तो ये कुछ बातें होगी इसके बारे में। बाकी तो आप लोगों को पता है, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब यहाँ पर हवा जो होती है वो गर्म होती है, घूमती है, उठती है, फिर उसके जो देखिए आप लोगों को समझाता हूं सीधा।
नॉर्मली एक बर्तन है, बर्तन के अंदर पानी है, पानी गर्म कैसे होता है? जब यहां पर इसके नीचे आप लोग स्टोव जलाते हैं यहां पर, तो वो स्टोव कैसे करता है, पानी को नीचे से गर्म करता है, तो नीचे से गर्म पानी जो होता है वो ऊपर चला जाता है, क्योंकि गर्म होने के बाद में पानी हल्का हो जाता है, और जो ठंडा पानी होता है वो भारी होता है, तो वो यहाँ पर नीचे आ जाता है। फिर ये गर्म होता है, ये ऊपर चला जाता है, फिर ये ठंडा वाला और यहाँ से आ जाएगा। तो जब तक ठंडा गर्म ऐसे से घूमता रहता है तो वो इस तरीके से प्रोजेक्ट होता रहता है, तो पूरा गर्म हो जाता है। तो हमेशा गर्म चीज ऊपर रहती है और ठंडी चीज जो है वो आप लोगों को नीचे देखने को मिलेगी, यहाँ पर उनके वेट के हिसाब से, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर गर्म जो हवा रहती है, हवा जब गर्म हो जाती है वो ऊपर उठ जाती है, उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा जाती है, फिर यहाँ पर ये भी गर्म हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हवा जो है वो घूमने लगती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर लो प्रेशर बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते सेंटर में जब लो प्रेशर होता है तो ये साइक्लोन को जन्म यहाँ पर देता है। और खासकर एक शब्द याद रखिएगा, इसकी आई होती है, जो साइक्लोन की आई जो बेसिकली इसके बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहां पे चीजें घूमती है, वो आई जो होती है वो सेंटर पॉइंट होता है और सबसे शांत पॉइंट होता है वो आई। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी नहीं बाहर साइड में देखने को मिलेगी, आई की साइड में नहीं। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो साइक्लोन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी, बेसिकली ज्योग्राफी का थोड़ा सा पोर्शन भी हो गया आप लोगों का, तो अब कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की ओर। यहां पर बेसिकली बात की जा रही है हमारी कंट्री में किसके बारे में, एक पर्टिकुलर जो प्रोग्राम के बारे में। और ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है ये बेसिकली लोगों को एजुकेट करने का प्रोग्राम है एक तरीके से। क्या है प्रोग्राम का नाम? प्रोग्राम का नाम है यहाँ पर सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। बेसिकली यहाँ पर लोगों को एक तरीके से एक लोगों के साथ में कंसल्ट किया जाता है, यहाँ पर एक तरीके से एक अवेयरनेस फैलाई जाती है, यहाँ पर खासकर एक एजुकेशन फैलाई जाती है वोटर्स के लिए कि कैसे कैसे वोटिंग डालनी है, क्या क्या चीजों को यूज करना है, मशीन वगैरह कैसे यूज करनी है। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था हमारी कंट्री में 2009 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम जो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रोग्राम बेसिकली ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो यहाँ पर ये 2 दिन का आप लोगों को देखने को मिलेगा वर्कशॉप, जिसके बारे में यहाँ पर जब भी होता है तो ये न्यूज में रहते हैं, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि पहले तो क्वेश्चन ये बन जाएगी कौन इसको ऑर्गेनाइज कराता है, छोटी सी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं वो इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं, ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा यहाँ पर एक तरीके से देखिए सबको डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। अगर आप लोगों के एरिया में वोट हो रही है, वोटिंग हो रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, तो मान लीजिए आप लोगों को अपना विधायक चुनना है या फिर आप लोगों को सांसद चुनना है, ठीक है। विधायक जो होता है वो होता है बेसिकली स्टेट लेवल पर, ठीक है, और जो सांसद होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो होता है सेंट्रल लेवल पर। आप लोग क्या करते हैं, जब वोट डालने का नंबर आता है तो वोट तो डालने जाते नहीं है, फिर पांचों के पांचों साल गाली देते हैं, ठीक है, कि ऐसे काम नहीं कर रहा है यार, ये तो ये कर रहा है वो कर रहा है। वोट डालने जाओ तभी आप लोगों को हक है यहाँ पर कुछ बोलने का, अगर वोट डालने नहीं जाते तो फिर हक भी मत रखिए बोलने का कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब होता है कि पार्टिसिपेट करना है डेमोक्रेसी के अंदर में आप लोगों को, और लोगों को इसीलिए एनकरेज किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें इसमें। इसके चलते क्या रहेगा, एक अच्छा इंसान चुनकर आएगा जो कि उस गद्दी पर बैठने लायक है और वो जनता के लिए काम भी करता हुआ नजर आएगा। तो इसी के चलते चीजें देखने को मिलती हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक बॉडी है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है यहाँ पर यूनियन और स्टेट के लेवल पर इलेक्शन कंडक्ट कराने की। यानी कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहां-कहां इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर पार्लियामेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा, इसी के साथ में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वो सारे इलेक्शन, इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं वो भी यही कंडक्ट कराते हैं। स्टेट असेंबली में जहां पर स्टेट असेंबली है वो तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां भी आप लोग यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के इलेक्शन को होते थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराते हैं, याद रखिएगा। पर लेकिन जब हम लोग बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम या फिर म्युनिसिपैलिटी के बारे में तो कंफ्यूज मत हो जाना, वहां पे जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे वो स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन रहेगा उसके द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे, जो कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके संविधान में ये यहां पर बॉडी बनाई गई थी। तो ये बेसिक नॉलेज है, कोई ज्यादा वो नहीं है कि बहुत बड़ी चीजें होगी, थोड़ा सा याद रखिएगा इसके बारे में। हमारी कंट्री में जब अवेयरनेस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि 25 जनवरी जो है हमारी कंट्री में ये नेशनल वोटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल वोटर डे का मतलब क्या होता है, बेसिकली लोगों को अवेयरनेस कराना कि उनकी वोट का हक है, उनको जाकर अपना हक यूज करना चाहिए, या आप लोगों का राइट है। तो एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर ये वोटिंग डालना कोई फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। तो एक तरीके का ये हक है आप लोगों के पास में, ठीक है, जो कि आप लोगों को मिला हुआ है। तो 25 जो जनवरी को यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया था और 2011 से ये यहाँ पर स्टार्ट किया गया था सेलिब्रेट करना, ताकि इसके बारे में हम लोग बात कर सके। कई सारे स्टेप उठाए गए देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, पॉलिटिक्स को डिक्रिमिनलाइज करने की भी कोशिश की गई है ताकि क्रिमिनल कैंडिडेट यहाँ पर न पहुंचे। नन ऑफ द अबो नोटा का ऑप्शन चलाया गया, आप लोगों को याद होगा कि जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा तो नोटा दबा दो कि हाँ हम लोग को नहीं पसंद है जो कैंडिडेट आप लोगों ने यहाँ पर लाए हैं। इसी के साथ में वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल आ गया, जिसको वीवीपैट बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो वीवीपैट में क्या होता है, जैसे आप लोग वोटिंग डालने जाते हैं तो आप लोगों को दिखेगा किसको वोट दिए। अच्छा, आप में से कितने हैं जिन्होंने वोट डाली है, कितने जिन्होंने आज तक वोट नहीं डाली है, बताइए जरा इसके बारे में।
हल्का सा आइडिया होना चाहिए, बताइए, ठीक है। अगर बात करें कुछ और इसके बारे में थोड़ा सा, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव जो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन इन्हीं के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर संविधान के अंदर जाएंगे तो पार्ट 15 में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इलेक्शन के बारे में सारी चीजें यहाँ पर रखी गई है। आर्टिकल 324 काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक का पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी क्या क्या इलेक्शन कमीशन की उसके बारे में बात करता है। अगर ओरिजिनली मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आज के डेट में 3 मेंबर की बॉडी होती है, ओरिजिनली यहां पर सिंगल मेंबर की बॉडी हुआ करती थी। तो यहां पर उस टाइम पर देखने को मिला कि यहां पर हमारी कंट्री में पहले 21 साल वोटिंग एज हुआ करती थी, पर फिर घटा के इसको 18 साल कर दिया। तो 18 साल किया गया 1989 में। तो यहां पर उसके बाद में अमेंडमेंट किया गया, तो लोगों की संख्या बढ़ गई, तो उसके चलते यहां पर ये बेसिकली बॉडी भी आप लोगों को बढ़ती नजर आई। तो कहने का मतलब ये कि जब यहां पर वोट डालने वाले लोगों की संख्या हो गई, तो फिर बॉडी को भी मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गए, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमीशनर हो गए 2, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इनका जो टेन्योर रहता है, याद रखना 6 साल आप लोगों को देखने को मिलेगा, और 65 साल जो भी पहले हो जाए वो इनका टेन्योर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये वो चीजें हैं जो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों से एग्जाम में बन जाती हैं। माइंड में अगर क्लैरिटी रहेगी तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा, ओके। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये आ रही है डिफेंस से रिलेटेड न्यूज, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। बात कर लेते हैं यहां पर, अभी बात की जा रही है यहां पर ऑफशोर पेट्रोल विसल के बारे में, जिसको ओपीवी बोला गया है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है हमारी कंट्री में, उसको यहां पर बेसिकली ये प्रोवाइड कराया गया, ठीक है, जिसका नाम है यहां पर, देखिए आप लोगों से कई बार नाम पूछ रहे थे, तो इसका नाम है यहां पर विग्रह, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहां पर कमीशन किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। हमारी कंट्री में अगर आप लोग टोटल मैप को अगर निहारेंगे तो टोटल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हैं जो कि कोस्टल एरिया के साथ में कनेक्टेड है। एक गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरला, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और 9वां वेस्ट बंगाल। तो 9 राज्य, उनकी कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो उसके चलते हमारी कंट्री में कोस्ट गार्ड आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसको इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कराना भी जरूरी है। तो इंडिया का यहां पर अगर बात करें लेटेस्ट विसल है यहां पर ओपीवी, यानी कि यहां पर ऑफशोर पेट्रोल विसल की कैटेगरी में यहां पर, जो कि यहां पर बिल्ड किया गया लार्सन एंड टर्बो जो कंपनी है उसके द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था 2015 में, और उसके द्वारा बनाकर ये दिया गया है। आप लोगों ने कई बार जब मेट्रो का कंस्ट्रक्शन भी चलता है तो जो बोर्ड लगे रहते हैं ना, वहां पर देखा होगा एलएनटी लिखा रहता है, तो इसको लार्सन एंड टर्बो बोलते हैं। तो 2 यहां पर ये कंपनी के साथ में साइन किया गया था मई 2021 में। यहां पर ये एक तरीके से इनके द्वारा सजग जो बेसिकली यहां पर कमीशन किया गया था। तो इसके चलते यहां पर कई सारी चीजें देखने को मिलती है। तो यहां पर स्पेशल कैपेबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। 1 ट्विन इंजन जो हेलीकॉप्टर नजर आएगा, इसी के साथ में 4 हाई स्पीड बोट इसके ऊपर देखने को मिल सकती है। ये यहां पर ऑपरेशन सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट का काम करेंगे, मैरीटाइम पेट्रोलिंग का काम करेंगे। अगर कल को चलकर कोई ऑयल टैंकर फट जाता है, उसमें से ऑयल निकलता है, पॉल्यूशन फैलाता है, तो ऑयल स्पिल को भी यहां पर कम करने का काम करेंगे, उसके रेस्पॉन्स में भी यहां पर ये काम कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि एक तरीके से अपने आप को तैयार किया जा रहा है कोई भी अनफॉर्चुनेट कंडीशन अगर आती है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा हो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, चलो यार ये वाला पोर्शन छोड़कर चले जाते हैं, इससे थोड़ी ना क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपने आप को वर्ष फॉर्म के लिए तैयार रखो, कुछ भी छोड़कर मत जाओ, प्रॉपर वे में सारी चीजें कवर कर जाओ अच्छे से। खासकर अगर मेंस के बारे में बात करें, प्रीलिम्स में आप लोग फिर भी थोड़ी बहुत रियायत बरत सकते हो, पर मेंस के लिए कोशिश करके जाओ कि टॉपिक मैक्सिमम चीजें तैयार करके जाओ, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो यहां पर इसलिए हर एक एरिया के लिए पहले से ही तैयार रह रहे हैं। कल को दिक्कत आएगी तो पटक पटक कर दिक्कत को मारेंगे, ठीक है। ऑफशोर पेट्रोल जो व्हीकल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये लॉन्ग रेंज सरफेस शिप इसी के साथ में कैपेबल है ऑपरेशन चलाने में। यहां पर मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया जो यहां पर रिलेटेड है, अगर बात करें इंडियन टेरिटोरियल जो वाटर है, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन कैपेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। कोस्ट गार्ड जो ऑफशोर पेट्रोलिंग वाला एरिया यहां पर, तो यहां पर एक तरीके से जो भी मैरीटाइम पुलिस या फिर जो सर्विलेंस या एंटी स्मगलिंग या एंटी पायरेसी, इनके पता चला कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है किसी भी तरीके से। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी देखी है, जो समुद्री लिटरेचर बोलते हैं, वो रियलिटी में कई सारे एरिया में आप लोगों को आज भी देखने को मिलेगी। तो उसके चलते यहां पर कोस्ट गार्ड को लाया गया ताकि हमारे आसपास वाले एरिया में ऐसी हरकतें देखने को नहीं मिले। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये हमारी कंट्री में एक आर्म फोर्स है जो कि सर्च एंड रेस्क्यू और मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, जैसे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी आती है, उसी तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अगस्त 1978 में यहां पर कोस्ट गार्ड एक्ट लाया गया था, इसलिए यहां पर इसको बनाया गया। इस एक्ट के थ्रू यहां पर हमारी कंट्री का जो टेरिटोरियल वाटर है उसको यहां पर बेसिकली सेव करने का काम करती है, जिसकी नॉर्मली आप लोग कॉन्टिग्यूअस वाटर या फिर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो जोन होता है वो भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर मेरीन जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, या फिर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा
कोऑर्डिनेट करती है इंटरनेशनल लेवल पर भी, या फिर कोई भी दिक्कत देखने को मिलती है उसके साथ में, तो आसपास वाले एरिया में जो भी बातें हैं उसके लिए यहाँ पर ये काम करती हुई नजर आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए अगर कोई ऐसी चीजें आती हैं तो, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यार, माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। इकोनॉमी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, अर्थव्यवस्था के बारे में। तो यहां पर बात की जा रही है ई श्रम पोर्टल के बारे में। तो ई श्रम पोर्टल जो है पहले तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ईपीएफओ के लिए अगर एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के लिए यहां से। तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा यहां पर बेसिकली लॉन्च किया गया ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल का बेसिक पर्पज ये है कि हमारी कंट्री में 38 करोड़ के करीब अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं, जैसे कि लेबर हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, स्ट्रीट वेंडर हो गए, गली में जो सामान बेचने वाले, डोमेस्टिक वर्कर हो गए या दूसरे। तो इनको यहां पर इसके तहत रजिस्टर कराया जाए। यहां पर अगर कोई रजिस्टर करा लेता है तो यहां पर 12 डिजिट का आप लोगों को एक यूनिक नंबर मिल जाएगा रजिस्टर कराने के बाद में, और ई श्रम कार्ड मिल जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, कल को कोई एक्सीडेंट अगर होता है तो 2 लाख तक का यहां पर बेसिकली आप लोगों को बेसिकली एक तरीके से एक्सीडेंटल जो एक हेल्प मिल सकती है यहां पर, ठीक है, आपके परिवार को। तो यहां पर अगर एक्सीडेंट कोई होता है तो एलिजिबल है 2 लाख ऑन द डेथ, और इसी के साथ में परमानेंट अगर डिसेबल हो जाता है तो 1 लाख का यहां पर ये सेफ्टी देखने, एक तरीके सपोर्ट देखने को मिलेगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो रजिस्टर कराने का फायदा है, अगर रजिस्टर नहीं कराएंगे तो ये फायदे देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो भी यहां पर कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, माइग्रेंट वर्कर हो गए, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर, गिग वर्कर, ये सारे आप लोग इसके अंदर नजर आएंगे। इंप्लीमेंट जो किया जा रहा है यहां पर, ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आएंगे अभी बात करूंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो है उसके द्वारा 4 कैटेगरी में यहां पर बेसिकली इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बन जाए तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले ऑक्यूपेशन के बेस पर, तो स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर हो गए, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर होगी, इसके साथ में यहां पर ये शेयर क्रॉपर हो गए, फिशरमैन हो गए, ये जो इंगेज रहते हैं हस्बेंड्री या बीडी मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर में, ठीक है, बीडी वगैरह जो बनाते हैं। इसी के साथ में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बात करें तो यहां पर अटैच रहते हैं एग्रीकल्चर लेबर के साथ में बॉन्डेड लेबर, माइग्रेंट वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट या फिर कैजुअल वर्कर जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तीसरा स्पेशल डिस्ट्रेस कैटेगरी में देखने को मिलेंगे टोडी टैपर। ये क्या होते हैं, ये आप लोग देखते हैं जो यहाँ पर नारियल वगैरह काटते हैं ऊपर चढ़कर, तो कई बार इनकी जान को भी खतरा रहता है, ठीक है। इस तरीके से ये स्कैवेंजर जो कि गटर में जाकर गटर साफ करते हैं, ठीक है। सामान ढोने वाले जो रहते हैं खासकर, ठीक है, बैलगाड़ी पे जो सामान लेकर जाते हैं, लोड खुद या अनलोड करते हैं, ठीक है, वो सब आप लोग को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सर्विस कैटेगरी में जो डाला गया है मिडवाइज वगैरह जो देखने को मिलती है, डोमेस्टिक वर्कर हो गए, फिशरमैन वुमेन हो गया, बार्बर वगैरह हो गए, वेजिटेबल और फ्रूट वेंडर सब्जी बेचने वाले, न्यूज़पेपर बेचने वाले, उनको इस कैटेगरी डाला गया है। तो ऑक्यूपेशन, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्पेशल डिस्ट्रेस कैटेगरी और इसी के साथ में सर्विस कैटेगरी, तो इन 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। इनफॉर्मल वर्कर इन रूरल जो अर्बन एरिया है उनको, तो अगर इसके बारे में बात करें तो यहां पर पेंडेमिक के टाइम पर हर एक को हट यहां पर किया गया है। तो इसके चलते यहां पर फॉर्मल एम्प्लॉय जो है एक तरीके से उनको भी यहां पर एक तरीके होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोग किसी प्रॉपर कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर भी आप लोग कुछ ना कुछ सैलरी देती रहेगी, थोड़ा कम दे दे। पर लेकिन अगर सोचे कोई गलियों में बेचने वाला कोई सामान है, वो इंसान है सामान बेचने वाला, अब उसका क्या होगा अगर उसका एक तरीके जॉब चला जाए, वो तो एक तरीके से बिल्कुल उसका तो घर ठप हो जाएगा। तो उसके चलते सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट है, ऐसी ऐसी चीजें कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में, तो कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। इस तरीके से कई सारी स्कीम भी चलाई जाती है यहाँ पर कि कैसे कैसे चीजें चल रही है ताकि ना एक तरीके से लोगों को फायदा हो सके। तो जैसे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, लेबर कोड हमारी कंट्री में लाए गए, प्रधानमंत्री रोजगार जो एक तरीके से प्रोत्साहन योजना चलाएगी, जो पीएम सेवा निधि के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी जो स्ट्रीट वेंडर के लिए, वो एक तरीके से माइक्रो क्रेडिट स्कीम चलाएगी, आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई, वन राशन वन कार्ड अगर किसी दूसरे एरिया में जाकर आप लोग काम करते हैं, और यहाँ पर और भी कई सारी चीजें यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे प्रस्तुत किया जाता है जिसके चलते आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितने लोग जो है किस किस एरिया में काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट काम करती रहती है टाइम टू टाइम, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, पर लेकिन जनता तक ज्यादा चीजें नहीं पहुंचती है, वो दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। ओके, तो ये था टोटल डिस्कशन। लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, अभी रिव्यू दूंगा, उसके बाद में आप लोगों का जो बेसिकली जो एक तरीके से आप लोगों का क्विज होगा, उसके बाद में फिर आप लोगों को यहाँ पर कल का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके देखिएगा। लेक्चर को लाइक या डिसलाइक कर फीडबैक जरूर दिया कीजिए आप लोग, उससे पता चलता रहता है कि लेक्चर कैसा है। कोई कमी हो तो बताया कीजिए, ये इसीलिए होते हैं लाइक डिसलाइक, ताकि आप लोग फीडबैक दे सकें कि अच्छा लगा या फिर अच्छा नहीं लगा। बाकी 10 में से आप लोग रेट भी कर सकते हैं लेक्चर को कैसा लगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी एक मोटिवेशनल कोट के बारे में, इसके साथ में फिर हम लोगों ने यहाँ पर बात की शॉर्ट न्यूज के बारे
बारे में। तो एक एक कर हम लोगों ने देखी यहाँ पर कई सारी न्यूज, पटाखा बनाना और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के बारे में बात की, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, बाकी ट्रेन के बारे में बात की, FOSS कैश के बारे में जाना, इसी के साथ में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी से रिलेटेड कौन कौन सी माइनॉरिटी है वो सारी जानी हम लोगों ने, इसी के साथ में अटल जो इनोवेशन मिशन से रिलेटेड कुछ बातें हम लोगों ने जानी, क्या क्या चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली ट्रेन के बारे में जानी, जो अभी यहाँ पर नए कोच लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ह्यूरिकेन के बारे में जाना, क्या क्या होता है और क्या क्या इंटेंसिटी और क्या क्या नाम है, बेसिक इन्फॉर्मेशन समझी। इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन भी समझी और जो न्यूज है वो भी समझा। डिफेंस के बारे में जो न्यूज थी वो समझी हम लोगों ने डिटेल में, कोस्ट गार्ड कहां पर क्या काम करती है वो भी अच्छे से समझा। इकोनॉमी के बारे में ई श्रम पोर्टल के बारे में जाना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कौन कौन सी कैटेगरी में किसको डिवाइड किया गया वो सारी बातें हम लोगों ने देखी। तो ये कुछ था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया है तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, इनके आंसर दीजिए फिर से, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में हम लोगों ने देखा, तो CITD क्या है यहाँ पर, इसके बारे में बताइए। यहाँ पर किनको चेयरमैन बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के लिए, ये आप लोगों को बताना है। कौन सी माइनॉरिटी कम्युनिटी 2014 में हमारी कंट्री में नई निकल कर आई, कौन सा सत्याग्रह था जिसमें 3 कतिया सिस्टम आप लोगों को देखने को मिला। नीति आयोग के साथ में मिलकर यहाँ पर बेसिकली नेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बच्चों के लिए यहाँ पर साइंटिफिक चीजें डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्क जो यहाँ पर वर्ल्ड स्पेस वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है, ये यहाँ पर EVEEP क्या है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया था, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन कब का होता है, ये सैटरडे का है, क्योंकि संडे में आप लोगों का क्विज नहीं होता है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, छोड़ना नहीं है, भले ही बाद में देख लेना, ठीक है। एक बच्चे के द्वारा काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली मुझे, एक दिन में 20 लेक्चर देखे गए पॉलिटी के, तो इतने शानदार तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर रिवीजन करोगे तो 8-10 दिन के अंदर पॉलिटी निपटा दोगे आप लोग, तो इस तरीके से फटाफट रिवीजन कर डालो, ठीक है। इंटरनेशनल जो यहाँ पर बात की थी डे ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, थीम क्या थी। IRCTC के बारे में बात की, कौन सी क्रूज के साथ मिलकर इनके द्वारा काम किया रहा है। इंडिया के अंदर पहला दुगोंग, जिसको सी काऊ भी बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कहां पर ये बनाया गया इसका रिजर्व कंजर्वेशन सेंटर, और कौन से आइलैंड पर कौन से एरिया को इसको स्टेट एनिमल बोला जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि यहाँ पर में भी डिजिटल, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। PM सेवानिधि क्या है इसके बारे में समझेंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, याद रखना। इसी के साथ में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में बात की थी, तो 9 सितंबर को हिमालय दिवस सेलिब्रेट किया था, थीम बतानी थी। PMFBY क्या है इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। NAIS ये क्या है इसके बारे में बताना है, ठीक है। किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है, सारी चीजें एक एक कर देख लेते हैं। आंसर फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग, ये थी थीम, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। आगे बात करते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोलते हैं IRCTC को। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है कोडेला क्रूज के साथ मिलकर इनके द्वारा काम किया जा रहा है आज के डेट में। फर्स्ट जो दुगोंग जो कंजर्वेशन हमारी कंट्री में रिजर्व बनाया जा रहा है, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर, और इसको यहाँ पर स्टेट एनिमल बोला जाता है अंडमान निकोबार का, इसको सी काऊ भी बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में मिलकर काम कर रही है। मैं भी डिजिटल, ये आप लोगों को देखने को मिला। जो स्ट्रीट वेंडर है यहाँ पर, इनको बोलते हैं यहाँ पर इनके लिए PM सेवानिधि, इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, बेसिकली लोन प्रोवाइड कराने के लिए, माइक्रो लोन। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया हिमालय दिवस, ठीक है। तो हिमालय दिवस जो है यहाँ पर ये 9 सितंबर को सेलिब्रेट किया था। तो यहाँ पर अभी मिलकर यहाँ पर यह है नवला फाउंडेशन। थीम थी कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय एंड ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई थी 2016 में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आती है। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को मिलाकर यह पर्टिकुलर स्कीम बनाई गई थी। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कल मॉर्निंग में लेक्चर आना है 9 बजे या फिर 11 बजे, आप लोग बता दीजिए, उसी के हिसाब से यहां पर इसको डाल दूंगा, ठीक है। बताइएगा क्या टाइम आप लोग चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको जरूर देखिएगा, बाकी PDF यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। फीडबैक दिए बगैर मत जाना, अगर रियलिटी में लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया तो बताना जरूर, ठीक है। बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए और अपना भी ध्यान रखिए। तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।